आज का शुरू करते हैं क्विकली। होपफुली आज फिनिश करेंगे। सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, किसी से नहीं पूछा जाएगा, अपने आप से ही क्विकली। ये आपको, ये जो टेस्ट पेपर है ये क्या है कि कम समय में सही उत्तर। तो सभी फ्री हैं, सभी अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। तो आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, आप कितनी जल्दी पढ़ पाते हैं, पढ़ के आप समझ पाते हैं और सही उत्तर दे पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वृषल शब्द का संबंध किससे नहीं है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस प्लीज, स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ठीक है जी। तो वृषल का संबंध किससे नहीं है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सम्राट चंद्रगुप्त, बैल, घोड़ा, गाजर। तो वैसे ये हिंदी लैंग्वेज की ग्रामर से रिलेटेड तो नहीं है, पर फिर भी हाँ, घोड़ा और गाजर को वृषल कहा जाता है, ये मुझे पता है। रह गई बात बैल और सम्राट चंद्रगुप्त की, तो मुझे आइडिया नहीं है, पर फिर भी बहुत दिमाग पर जोर डालने पे, क्योंकि एग्जाम में आ गया है, इसको अटेम्प्ट तो करना ही है और कोशिश है सही अटेम्प्ट किया जाए। तो मुझे याद आया कि बैल को हम वृषल नहीं वृषभ कहते हैं। एम आई राइट? बैल का जो पर्यायवाची है वो वृषभ है। और फिर और सर्च करने पर, दिमाग पर जोर डालने पर याद आया, सम्राट चंद्रगुप्त का एक नाम वृषल था। तो इट मींस वृषल जो है वो घोड़ा, गाजर और सम्राट चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो क्या रह गया? बैल। बैल का सही हम जो अर्थ अगर पर्यायवाची शब्द बोले तो वो वृषल ना होकर वृषभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। शिरोमणि का सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के रिलेटेड पीडीएफ शेयर की गई थी और आपको बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ट्राई कीजिए सभी शिरोमणि क्विकली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विसर्ग संधि है, एब्सोल्युटली करेक्ट। शिरः प्लस मणि, बिल्कुल ठीक, विसर्ग संधि है। ये संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो शिरोमणि है वो विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। ठीक है अभिषेक जी, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको वर्तनी देखनी है, स्पेलिंग देखनी है, किसकी स्पेलिंग सही है। मतलब इन चारों में से एक ही स्पेलिंग सही है। क्विकली, ललायित, प्रमाणिक, आनुषंगिक, ऐतिहासिक। वेरी इजी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी सही है। गलत जवाब, मैम बी। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि सही उत्तर प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता। यह बात प्रामाणिक है। क्विकली, सही उत्तर नहीं मिला अभी तक। प्रामाणिक होता है, तो ये तो उत्तर गलत है बिल्कुल। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी गलत है, क्योंकि लालायित होता है सही शब्द, ललायित नहीं होता। पहले ल पे भी आ की मात्रा आती है, लालायित। सब तो मैम पक्का तीसरा वाला सही है। अच्छा, क्यों? चौथे वाले का सही शब्द क्या होता है? मैम ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक तो नहीं ऐतिहासिक पढ़े। होता है मैम। ऐतिहासिक होता है, बिल्कुल सही। सेकंड में ऐतिहासिक। प्रामाणिक होता है, फर्स्ट में लालायित होता है। तो ये जो थर्ड वर्ड है ये कम पढ़ा है हम लोगों ने हिंदी में, पर फिर भी बाकी तीन तो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बाकी तीन डेफिनेटली गलत हैं। तो हम फोर्थ के वो साथ, ऐसे पता चला मैम, जब आप इतना ध्यान देके पढ़ी तो हम भी पढ़े, तब हमको समझ में आया कि कैसे सही होगा। हाँ ध्यान से, मात्राओं की ही मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए प्लीज। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए ये है, आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा, क्लास इंटरेक्टिव बनेगी। क्यों हो बहुत उदास तुम आज मुस्कान वाले गुलाब की तरह? सही इसका बनाइए। एनीवन? पूरा सेंटेंस बोलेंगे, ए बी सी डी नहीं बोलेंगे।
जी बहुत 3 मिनट बहुत बहुत उदास क्यों हो तुम आज Wrong, मुस्कान वाले। wrong, wrong, wrong. Please try again. It's incorrect. क्यों हो बहुत उदास तुम आज बहुत गलत मुस्कान वाले जवाब, गुलाब की तरह। गलत मैम जवाब। सीधा दोबारा जो ट्राई। मतलब सीधा ABCD लगातार हो जाएगा वही है। नहीं, क्यों गलत हो जवाब बहुत है उदास। संदीप यादव जी, ये गलत है। तुम आज बहुत उदास क्यों हो मुस्कान वाले गुलाब की तरह। गलत जवाब। मैम ऑप्शन ए। कौन है जी? किसने जवाब दिया? ऑप्शन नंबर ए जवाब किसने दिया? सही जवाब है, पर कौन है? एस 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 का नाम भी तो है, या ऐसी पुकारे हैं आपको? वही बोल लीजिए मैम। ठीक है, मिस्टर एस जी, गुलाब की तरह मुस्कान वाले तुम आज बहुत उदास क्यों हो, ये है सही जवाब। अच्छा हाँ। एक बार सभी इस पर नजर डाल लीजिए। गुलाब की तरह मुस्कान वाले तुम आज बहुत उदास क्यों हो। एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर एस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों को अगेन क्रम, लास्ट टाइम भी क्रम से संबंधित 3-4 क्वेश्चन थे, अब भी हैं, तो क्रम से संबंधित प्रश्नों को ध्यान से कीजिए। कभी कभी लगे रहने वाले इच्छा नहीं करते सेवा कार्य में फल की। सही बनाइए और सेंटेंस चाहिए मुझे। मैम ऑप्शन सी। अगेन ऑप्शन, मुझे पूरा सेंटेंस बता दीजिए। सेवा कार्य में लगे रहने प्रश्न वाले सही है। कभी कोई इच्छा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब। सेवा कार्य में लगे रहने वाले कभी कभी फल की इच्छा नहीं करते हैं। देखिए व्यंग्य किया गया है, सीधा सेंटेंस नहीं है। अगर सीधा सेंटेंस होता तो बोलते सेवा कार्य में लगे रहने वाले कभी भी फल की इच्छा नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बोला गया कभी कभी फल की। ये हमारी मनोवृत्ति को दर्शाता है कि हम सेवा का काम भी जब करते हैं तो हमें फल की इच्छा रहती है। मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले ये मिल जाए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पर ध्यान देंगे। हिमालय, धर्मशाला, अच्छाई, रामायण। क्विकली। अच्छाई। अच्छाई 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 बिल्कुल सही जवाब। बाकी क्या है? हिमालय और धर्मशाला और रामायण किस किस के उदाहरण है? टर्न बाय टर्न सारे गुणवाचक। बताइए। हिमालय गुणवाचक। गुणवाचक कौन है? ये व्यक्तिवाचक गुणवाचक वाले। व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक है और धर्मशाला धर्मशाला जाति धर्मशाला जातिवाचक। जातिवाचक हो जाएगा, और रामायण अगेन व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छाई जो है वो भाववाचक हो जाएगा। ग्रेट। मूव टू नेक्स्ट। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए ध्यान से। अब कैसे चयन करेंगे? उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके इजीली आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्विकली। ऑप्शन बी। गलत जवाब है अभिषेक जी, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अबीर। अबीर एब्सोल्युटली करेक्ट। अबीर होता क्या है आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी। मैम अबीर लगाओ। क्या लगाओ? क्या होता है? क्या लगाओ? क्रीम है कोई? जैसे जैसे मैम रंग रंग लगाओ या उनको। रंग लगाओ। गुलाल। एब्सोल्युटली। जब हम होली खेलते हैं तो जो गुलाल है, वैसे ही अबीर रंग का नाम है। गुलाल और अबीर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो घबराहट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अभिषेक जी रिक्वेस्ट किया था वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे घबराहट हो रही है, ये मैं भी हो रही बोलूंगी और आप भी हो रही बोलेंगे। सोने के भाव में गिरावट आ गई है।
तो हमको ही हो गया आज जो हमरा Yes, पैसा ले ली Karimi, please mute yourself. yourself कोठरी बहुत छोटी है या गंदी है या अंधेरी है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अबीर, होली पर अबीर लगाया जाता है। होली अबीर से हम अबीर के लगाओ, अबीर एक दूसरे को लगाओ, तो अबीर जो है वो पुल्लिंग है। एब्सोल्युटली करेक्ट। लिंग के लिए हमेशा आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, सही उत्तर मिलेगा। राजकुमार में समास बताइए क्विकली। मैम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विग्रह कीजिए। मैम विग्रह करें राजा का कुमार, नहीं राजा का कुमार, ठीक है, बिल्कुल सही। आप इसको चेंज नहीं करेंगे बेटा या कुछ लगाकर, राजा का कुमार। और कौन सा है तत्पुरुष का भी अगर मैं आपसे भेद पूछूं तो? मैम भेद अगर पूछे तो नहीं आ रहा मैम। का किसका भेद है? का जो भेद है वो संबंध है, तो आएगा संबंध तत्पुरुष समास काके की। तो अगर हो सकता है आपको तत्पुरुष के ही 4 भेद दे दिए जाएं, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो आपको सही भेद पता होना चाहिए। तो आपको वो पूरी लिस्ट याद करनी है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है जी, यस मैम। मूव टू नेक्स्ट। वाक्यांशों को अगेन क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कल छत से गिर गया रहने वाला व्यक्ति फ्लैट में बराबर के। बराबर के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति कल छत से गिर गया। एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर एस। क्रमानुसार आप बहुत क्विकली कर लेते हैं, ग्रेट। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनुग्रह का पहले अर्थ समझेंगे, फिर उसका विलोम समझेंगे। हाँ जी बोलिए, एनीवन। मैम विग्रह होगा। अनुग्रह का मतलब बता दो। जवाब आपका सही है। सही है मैम इसका। अनुग्रह मतलब मैम मैम बताएं। हाँ जी बताइए। मैम अनुग्रह का मतलब आग्रह करना, रिक्वेस्ट एक तरीके की। नो, मैम विग्रह का मतलब अनुग्रह होता एंड है विरोध। आग्रह अलग अलग हैं। मैम अनुग्रह मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। नहीं जी, अनुग्रह आपका बहुत बहुत आपका अनुग्रह बना रहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। बस कोई बोले आपने तो बहुत तरक्की की, अरे आपका अनुग्रह है मतलब आपकी कृपा है, आपकी दया है। ठीक है, मैम रिक्वेस्ट नहीं होगा। नहीं रिक्वेस्ट नहीं होता है, दया या कृपा होता है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जब हम पर कोई विग्रह। एक विग्रह का तो मतलब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां पे लिखा होता है ये श्री भगवान का विग्रह है। मतलब विग्रह का मतलब एक तो हो गया कृपा का, दया का उल्टा मतलब कोई हम पर दयालु है, कृपालु है, और उसका उल्टा मतलब कोई हम पर कुपित है, कोई हमसे झगड़ा कर रहा है। और एक विग्रह का मतलब होता है टुकड़ा। तो यहाँ पे जो झगड़ा शब्द आ रहा है वो है यहाँ पर इस अनुग्रह का अपोजिट, अनुग्रह विग्रह। ठीक है, विराग किसका अपोजिट होगा मुझे बता सकते हैं क्विकली? विराग, अनुराग। अनुराग का। अनुराग विराग, राग और अनुराग दोनों का अपोजिट विराग हो जाएगा। और अनुचित किसका अपोजिट हो जाएगा? विलोम शब्द अनुचित, उचित। उचित का। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वेरी 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 इजी, 5th स्टैंडर्ड का नरेश। बच्चा बता देगा। हाँ जी नरेश। नरेश। नरेश के कुछ और, राजा के कुछ और पर्यायवाची। नरेश होगा मैम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के कुछ और पर्यायवाची बता दीजिए प्लीज। भूपति। भूपति और, शाबाश। राजा, महाराजा, सम्राट, भूपति, नरेश, ये सभी जो हैं पर्यायवाची हो गए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कैलाशपति, ये किसका पर्यायवाची लग रहा है आपको? शिव का।
ठीक है जी। अगर कैलाशपति समास में आ जाए तो क्या करोगे? बहु- बाहुबली। बहुव्रीहि समास, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस पद्यांश को हमने पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। ये सभी आप पढ़ लीजिए। बहुत फंसा देता है। हाँ जी। मैम ये तो कविता लग रहा है। हाँ, कविता का ही एक अंश है, पद्यांश है ना, कविता का ही एक अंश है। पढ़ लेते हैं प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश में किसकी दंतुरित मुस्कान की बात कवि कर रहे हैं? शिशु की। देखिए गौरव जी, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि वो शिशु की ही दंतुरित मुस्कान की बात कर रहे हैं? हम कविता पढ़ने से लग रहा था। क्या लग रहा था? कहाँ पे लिखा है? बताइए किस लाइन से आपको पता चला? किसी और मैम इसमें भगवान भगवान का कहेगा। अच्छा जी, भगवान ऑप्शन है क्या? हाँ, ईश्वर भी है। इस वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं? बताइए किसकी दंतुरित मुस्कान की बात हो रही है यहाँ पे? जैसे भगवान कृष्ण की। गौरव, अभी तो आपने शिशु बोला, अब आप भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। मैंने नहीं मैम बोला मैम। आशुतोष बोल रहे हैं। अच्छा आशुतोष जी, ठीक है। आशुतोष जी भगवान कृष्ण पर हैं, गौरव जी शिशु पर हैं। कोई और बताएगा आंसर? देखिए। भगवती। हाँ जी। मैम एक बार ऑप्शन देखना चाहती हूँ। स्त्री, ईश्वर, शिशु, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कविता फॉर एग्जाम्पल मैंने भी पहली बार पढ़ी, ठीक है। पढ़ी होगी कभी तो भूल गए, इतनी कविताएं पढ़ते हैं तो। ये स्त्री है क्या मैम? ईश्वर। अब ये बता दूं ना, ये स्त्री है ना ये ईश्वर है, ये शिशु की दंतुरित मुस्कान की बात कर रहे हैं। दंतुरित क्या होता है? दांत। दांत होते हैं। तो जब देखो, दांत हम सबके मुंह में हैं, हम सब हंसते हैं तो हम सबके दांत दिखाई देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी छोटे शिशु को देखा है जो हंसता है और उसके आगे के सिर्फ दो ही दांत उगे होते हैं और वो दिखते हैं? नोटिस किया कभी? सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, किसी का भतीजा, बहुत छोटे बच्चों में ऐसा किसी होता है। हाँ, जो जो 6 8 10 1 साल तक के बच्चे हैं, जिनके आगे के सिर्फ ऊपर के या नीचे के दो दांत निकलते हैं वेरी स्टार्टिंग में, और जब वो हंसते हैं तो उनके वो दांत दिखते हैं। तो जो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके हंसते हुए दो दांत आगे वाले दिखाई देते हैं, उनके लिए, उनकी मुस्कान के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड है जो यूज किया जाता है, दंतुरित मुस्कान। ठीक है, समझ में आ मैम अगर रही? शिशु ऑप्शन में नहीं होता तो? ऑप्शन में कैसे नहीं होता? आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं आपको कह रही हूं ये बल खाती चाल फॉर एग्जाम्पल, इसमें कवि किसका बोल रहे हैं? तो बता दो किसका बोल रहे हैं। मैं इसमें लड़का डाल दूं, बच्चा डाल दूं, ईश्वर डाल दूं, स्त्री डालूं ही नहीं, नायिका डालूं ही नहीं, तो क्या किसी पे सोच सकते हो ऐसा? बल खाते नॉन हुए ऑफ द कौन अबाउट। नो। चलता है? नायिका ही चलेगी ना बल खाती हुई। चांद सा मुखड़ा बोला तो इमीडिएटली आपको पता है ऑप्शन में किसी लड़की की, किसी नायिका की, किसी स्त्री की यहाँ पर तारीफ की गई है, बताने की जरूरत नहीं है, राइट? तो वैसे ही दंतुरित मुस्कान जो है वो बच्चे की होती है। ठीक है अभिषेक जी? यस मैम। जी, मूव टू नेक्स्ट। अनिमेष का शाब्दिक अर्थ है?
स्थिर दृष्टि। जब हम बिना पलक झपकाए किसी को देखते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ना अनिमेष, मतलब सूर्य है क्या लगातार मैम? सूर्य लग रहा है। लगातार टकटकी लगाकर अनिमेष है इसका आंसर। मैम इसका ऑप्शन क्या हुआ, क्षण भर? अरे आशुतोष जी, कहाँ थे आप? मैं मैम कॉल आ audible गया हूँ था। आप? हाँ जी, कॉल आ सॉरी मैम, कॉल आ गया था। हाँ जी। अनिमेष का क्या अर्थ बताएं, अभिषेक जी बता दीजिए। मैम सूर्य। अभिषेक जी, आपका भी कॉल आ गया था? किसका वॉइस कॉल स्थिर नहीं लेकर आया। दृष्ट आया था? होगा। है यहाँ पर स्थिर कोई? स्थिर दृष्ट होगा वॉइस मैम। नहीं आया। स्थिर दृष्टि सिर्फ होगा। दृष्टि, बिना पलक झपकाए लगातार यस एक मैम। तक देखना, जिसे हम बोलते हैं ना घूर कर देखना, काफी देर तक देखना, ऑब्जर्व करना, उसे हम अनिमेष कहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, क्लियर? यस मैम। जलजात का पर्यायवाची नहीं है। जल पानी, जात पानी में पैदा होने वाला, पनपने वाला, बढ़ने वाला कौन होता है? इनमें से 3 ऑप्शन करेक्ट हैं और पर्यायवाची नहीं है, मतलब 1 ऑप्शन सिर्फ जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी मैम। अरविंद। अरविंद यस तो मैम। होता कमल है, होता है। होता है। तो पंकज भी कमल होता तो है। पानी में उगता है, पानी में पैदा होता है। तो तब तो मैम कमल, सी है। कमल प्रयोजनी। जलजात का मतलब भी कमल है, अरविंद का मतलब भी कमल है, पंकज का मतलब भी कमल है, शतदल प्रयोजनी का रे। मतलब भी कमल है। एक पयोनिधि रह गया। पयो, पय इसका में, मतलब मैम? पय मीन्स पानी, निधि मतलब खजाना। पानी का खजाना कौन है? समुद्र है। सबसे बड़ा खजाना हमारे पास वाटर बॉडी ओशंस है, और ओशंस को ही हम समुद्र बोलते हैं, सागर बोलते हैं, राइट? तो पयोनिधि यस में मैम। यस मैम। समुद्र का पर्यायवाची ये बन जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची नहीं बनेगा। परस का शाब्दिक अर्थ, परस। करूँ। हाँ जी, परस अभी शायद हमने कविता में भी पढ़ा। वेट अ मिनट, देखिए, वेरी यस गुड। मैम। परस ये पाकर देखिए, तुम परस हमारे। पाकर तुम्हारा ही प्राण। अच्छा, ये इस पोयम से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देखिए जलजात भी है। ओके, नीचे वाले सारे क्वेश्चन जो हैं अभी तक उसी पद्यांश से रिलेटेड ही चल रहे हैं। तो अब ये परस का शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। अब क्या सोना में। हाँ सोना जी, सोना। छोटा बच्चा सोना कहता है। अगर आप छोटे स्पर्श। बच्चे को टच करें तो वो, हाँ, छोटे बच्चे को जब हम टच करते हैं तो हमारे अंदर प्राण से आ जाते हैं, एनर्जी आ जाती है। तो परस का शाब्दिक अर्थ, 2 कथन दिए गए हैं। एक, दोनों कथनों को पढ़ेंगे और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, बताएंगे। 2 अक्षरों के पास पास आकर मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और 2 पास पास की ध्वनियों का मिलना ही संधि है। क्विकली, के पास देखिए संधि है दोनों में ही। तो संधि क्या होती है? संधि की परिभाषा जिसे याद है उसका ये करेक्ट है। मेल या जो। जो 2 ध्वनियों के पास आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, जो चेंज आ जाता है, वो है संधि। संधि। स्वर संधि जैसे हमने किया था, स्वर संधि में लंबा प्लस उदर, तो वो लंबोदर हो गया। देखो साउंड चेंज हो गई, ध्वनि में विकार आ गया, परिवर्तन आ गया। मैम लेकिन ऑप्शन सी। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पास आना और फिर चेंज ना होना, ये तो कोई समझ में नहीं आती है। तो पास आना
प्लस उसमें विकार उत्पन्न होना, ये जो है सही जवाब है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन है, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, दोनों रीड करेंगे और सही उत्तर देंगे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। किसी शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। दोनों सही है मैम। दोनों सही हैं, एब्सोल्युटली यस करेक्ट। मैम, दोनों सही है। ये ध्यान रखेंगे, जो उपसर्ग है, प्र है, अति है, अ है, आ है, अन है, बे है, बद है, बहुत सारे हैं, सु है, कु है, स है, इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। और ये शब्दांश हैं, ये पूरे शब्द नहीं है। अब खाली मैं बोलूं सु, कु, कु, बद, बे, ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। अ, आ, अन, अब। लेकिन अगर मैं किसी शब्द के आगे इनको जोड़ दूं, मैं पुत्र के आगे सु या कु जोड़ दूं, तो उसका अर्थ बदल जाता है, सुपुत्र और कुपुत्र हो जाता है। राइट? तो अर्थ भी बदल दिया और स्वतंत्र रूप से मैं उनको प्रयोग भी नहीं कर सकती, तो दोनों ही करेक्ट हैं। एब्सोल्युटली राइट। जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रधान हो, पहला पद विशेषण उपमान हो, दूसरा पद विशेष्य और उपमेय हो, वह कर्मधारय समास है। चंद्रमौली अर्थात चंद्रमा है जिसके सिर पर शिव, कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्विकली मैम ए सही है बी नहीं है। गौरव जी, ए सही है, बी सही नहीं है। हाउ? क्योंकि चंद्रमौली तो मैम बहुब्रीहि हो जाएगा ना, अर्थात मैम ऑप्शन है। अभिषेक जी ऑप्शन ए। अच्छा जी, और कोई जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम किसी कंक्लूजन पे निकल सकें। बाकी सभी सो रहे हैं, अच्छे से सोइए। नो Anyone? मैम, जग रहा है। क्या लग रहा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैम हमको तो दोनों सही लग रहा है। आशुतोष जी, क्या आपने मेरे साथ समास की क्लास नहीं ली थी? अभिषेक जी, अभी तक ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं। ली थी यस मैम। मैम। एक सबसे इम्पोर्टेंट इजी सेंटेंस बताया था, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। और जब यहाँ पर यस मैम। लिखा हुआ है कर्मधारय समास शिव, तो भगवान जी तो कर्मधारय नहीं होते। भगवान जी का तो जब भी नाम आ जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोनों गलत। तो आर गलत हो गया, गौरव जी ने सही बताया था। और जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही डेफिनेशन है कर्मधारय समास की। वेरी गुड गौरव। अब इसमें एक चीज और बताते हैं। ये सही है। अगर मैं यही सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, सेम बिल्कुल सेम, सिर्फ मैं एक चेंज करूंगी, पीछे यही करवा दूं। डाउट डाउट वाला ही मैम। ये देखिए, इसमें क्या है, क्रमानुसार पहले तो हमें क्रम अच्छे से, अल्फाबेट्स जो वर्णमाला है वो याद होनी चाहिए, उसके बिना हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। फिर भी अगर वो याद भी है तो उसके बाद भी इसका सही जो क्रम है वो है वंकन, मीन्स नंबर 1, देन नंबर 2, सॉरी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड देन नंबर 5। अब क्वेश्चन ये आया था ग्रुप में कि ये जो वंशण है, ये वाला, जो हमारी वर्णमाला है उसमें सबसे नीचे वाली लाइन में आता है। राइट? आता है या नहीं? यस और नो? ये तो संयुक्त व्यंजन का है, शतयज्ञ। तो ये सबसे नीचे वाली लाइन में आता है, तो इसको नंबर 2 पे हम क्यों लिखें, ये जो डाउट अराइज हुआ था। तो इसका उत्तर ये है, मैंने ये बताया था, ये जो डाउट तो शब्द उसके है, नीचे आता है।
ये हाँ हाँ जी। मैम ड और ड भी इसके नीचे आता है, इसलिए सेकंड वाले पे इसको लिखे। नहीं नहीं, तो मैंने इसको नंबर 2 पे क्यों डाला, इसको तो लास्ट में डालना चाहिए ना, ये अल्फाबेट में सबसे नीचे आता है। अगर डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझने वाली बात ये है, ये संयुक्त व्यंजन है सारे। इसको अगर आप खोलेंगे तो इसका ये निकलता है। ये आधे क और श से मिलकर बना है, इसीलिए क के बाद मैं क के बाद आधे अक्षर वाले को यानी ज्वाइनिंग से बने वाले को दूसरा स्थान दूंगी डिक्शनरी में। समझ में आ रही है बात? डिक्शनरी देखते हो ना इंग्लिश की, ये वही रूल यहां पर लगेगा। क्या ये सभी को क्लियर है? संयुक्त व्यंजन को अगर हमने खोला तो मुझे अगेन उसमें क दिखाई दिया, तो सीक्वेंस में इसको जो है क के बाद ही रखा जाएगा। उसके बाद ग की लाइन आएगी, क ख ग, फिर च छ ज, इस प्रकार से। क्लियर? मैम तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, पहले लिख दे वंकन, फिर वंग, फिर वंगगम। हमने वंकन के बाद वंग इसलिए नहीं लिखा, मैं आपको वही बता रही हूं कि इसमें क शामिल है। बच्चे ध्यान से देखो, जब भी हमें अल्फाबेट को फॉलो करना होता है ना, डिक्शनरी जब भी खोलोगे यस मैम। तो अब अगर आप इसकी स्पेलिंग देखें तो वंकन की स्पेलिंग वंकन है, और इसकी स्पेलिंग देखें तो वंशन है। तो आप देख रहे हो दोबारा क आ गया। यस मैम, यस मैम। तो अब एक बात बताओ, इस वंकन के बाद दोबारा जब डिक्शनरी में लिखोगे तो यही वर्ड तो आएगा नेक्स्ट। हाँ मैम। यस और नो? यस। इसमें क शामिल है। ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में त्र, ज्ञ या श्र या क्ष से रिलेटेड वर्ड आ जाते हैं तो आप उसका पहला अक्षर अगर सीक्वेंस में समझा जाए तो त्र का पहला अक्षर त के हिसाब से समझेंगे, ज्ञ का पहला अक्षर ज के हिसाब से, और श्र का पहला अक्षर श के हिसाब से समझना। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा सभी। क्लियर? मैम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं क्या? इंग्लिश में कन्वर्ट, इंग्लिश के डिक्शनरी में देखना है। नहीं नहीं, जैसे एग्जाम में मान लो ये आया, फिर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जैसे आपने किया। इसको तो कर लोगे, लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन ही आ जाए कि ये किस किस से मिलकर बना है तो क्या करोगे? जैसे ज और यस है ये, तो जे और वाई। आपको याद है ना ये ज और इया से मिलकर बना है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आपको पता है इसमें पहला अक्षर क है तो ये क की लाइन में ही इसको क और श। प्रायोरिटी मिलेगी। आपको ये क्लैरिटी रखनी है ब्रेन में। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाने का मतलब बस यही था कि उन्हें पता चले कि इसमें क का साउंड है। ओके मैम। अगेन क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वास्तव में स्तुत्य है असाधारण दया दिखाने वाले दीन दुखियों पर आप। मैम सी ऑप्शन। पूरी लाइन बोलिए प्लीज। दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप वास्तव में सतुल्य हैं। दीन दुखियों पर दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप
आप वास्तव में स्तुत्य हैं। हाँ जी, बाकी सब ट्राई करेंगे प्लीज। इसका बी ऑप्शन सही होगा मैम। बी, असाधारण दया, असाधारण दया दिखाने वाले आप दुखियों। वास्तव में, बच्चे आप कहाँ आ रहे? असाधारण दया दिखाने वाले दीन दुखियों पर वास्तव में स्तुत्य हैं आप। यस मैम। नहीं, बचपन से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका तो फॉर्मेशन क्विकली हो जाना चाहिए। बाकी कोई ट्राई करेगा? ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो सी करेक्ट है। दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले अरे आप वास्तव में स्तुत्य हैं। अथ से इति तक वेरी इजी मुहावरा, सही अर्थ बताइए। आरंभ से समापन तक। हाँ जी, मैम ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इति श्री मीन्स काम की समाप्ति यस मैम। और अथ मीन्स स्टार्टिंग, प्र- आरंभ से अंत तक। प्रारंभ से समापन तक। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण या वे विशेषण कहलाते हैं। बताइए दोनों दोनों सही है मैम। कौन जवाब दे रहे हैं, पता तो चले, नाम बताइए। आशुतोष। अच्छा जी, आशुतोष जी, ठीक है। कोई और? अभिषेक, हरिओम, संदीप, गौरव, क्विकली। आज हरिओम जी क्लास में हैं आप? यस मैम। तो क्या हुआ, मौन व्रत ले रखा है आज आपने? हमारी तबीयत खराब हो गई। चलिए हरिओम जी ट्राई कीजिए, आपसे ही उत्तर जानना है ये वाला। मैम पहला गलत है। मैम ऑप्शन डी सही है। पहला गलत है तो पहला क्या होता है फिर? पहला अनिश्चयवाचक होता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी लेकिन मैम अभिषेक जी। लेकिन मैम इसमें तो प्रश्न जैसे किसी एक ही पे दो दिखाया जाता है। जैसे तुम बहुत गंदे हो या तुम क्यों इतने गंदे हो। क्यों तो नहीं बोला, ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो लाएंगे। ये कह रहे हैं जिन सर्वनाम पदार्थ से किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति का निश्चित ज्ञान, डेफिनेटली मैं नहीं कह सकती मेरे दरवाजे के बाहर अभिषेक, आशुतोष, गौरव, संदीप यादव हैं जब तक मैंने मीटिंग में एंटर नहीं किया। सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था 4 people आर वेटिंग इन वेटिंग रूम। कौन वेटिंग रूम में, मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ, एस कौन है? एस मीन्स कौन? प्लीज अपना नाम बताइए। यस निश्चित मैम। मैं नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है इनका नाम संतोष हो सकता है इनका नाम सौरभ हो सकता है इनका नाम संजीव हो सकता है इनका नाम कुछ और हो, है ना? तो यस और मैम। मेरे मेरे पास ये दूध का एक मग है, चाय का एक मग है, इसमें कोई अनिश्चित पदार्थ गिर गया है, मुझे नहीं पता क्या है, बस मुझे कुछ दिख रहा है डाउटफुल सा। तो मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ इस दूध में कुछ गिर गया है। माँ ने पूछा क्या गिर गया है, तो डिसाइडेड तो है नहीं, पता नहीं, कुछ अनिश्चित काला काला है, हो सकता है कंकड़ है, कीड़ा है, बाल है, आई डोंट नो, हो सकता है चाय पत्ती का भी एक दाना हो। तो जब डिसाइडेड नहीं है उनके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? अनिश्चित। गिर गया है, डिसाइडेड नहीं है। कोई मेरे घर आया है, डिसाइडेड नहीं है, जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो ही मुझे पता चलेगा मेरी मेड आई है या स्कूल से मेरे बच्चे आ गए हैं या कोई गेस्ट आ गए हैं या मेरे हस्बैंड आ गए हैं, राइट? तो कोई या कुछ ये डिसाइडिंग वर्ड नहीं है, ये सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये भेद है। प्रश्नवाचक के लिए तो क्या लगाते हैं? दरवाजे पर कौन आया है, मैं बाजार से तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठीक है? तो जो उसका यस मुझे मैम। उत्तर मिलेगा वो जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एब्सोल्युटली क्लियर।
मुझे आज जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से विशेषण का कितने भेद हैं ये कौन बता सकता है? विशेषण के 4। नाम मैम बताइए। बताएं? हाँ, 4 भेद है मैम। नाम बताइए। गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम। जबकि परिणामवाचक, और- सर्वनामिक। 3 ही हुए, ये तो गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक। संख्यावाचक मैम। परिमाणवाचक और संख्यावाचक के अगेन दो भेद है, नाम बताइए। निश्चित और अनिश्चित। वेरी गुड। निश्चित, यस मैम, निश्चित अनिश्चित। अनिश्चित, एब्सोल्युटली। दोनों में आसमान टूट पड़ना, वेरी इजी मुहावरा। अकस्मात महान विपत्ति आना। विपत्ति ऑप्शन मैम बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अकस्मात महान विपत्ति आना। विपत्ति आना, बहुत Yes, बड़ी मुसीबत आ जाना, उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। एब्सोल्युटली करेक्ट। वाक्यांशों के समानार्थक शब्दों का सही युग्म चुनिए। जोड़ा चुनना है, पहले पूरा वाक्यांश लिखा है फिर एक शब्द लिखा है, तो देखना है इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो सभी आराम आराम से पढ़िए प्लीज। सही होगा। कोई गलत लग रहा है या कोई सही लग रहा है, उस जिस पर आप बिल्कुल श्योर है ना उस पर ध्यान दीजिए, फिर हम ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे एक तो बिल्कुल इसमें से क्लियर है और वो क्लियर है ई, जो तोला या मापा नहीं जा सकता, वो अपरिमेय है, ये मुझे ये पता तो है। सही है। हाँ ये सही है, दोपहर के बाद तो मैं यही कह रही हूँ, मैं इस दोपहर पर के टिक बाद कर का दूंगी। समय। मैम दोपहर के बाद, दोपहर अपराह्न। के बाद का समय अपराह्न भी सही लग। अच्छा, ये भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। ये कैसे सही? दोपहर के बाद का समय जो है उसको तो संध्या काल होता है, शाम। नहीं नहीं नहीं, नहीं यही अपराह्न बोल। होता है मैम। हमारे यस मैम। दिन में 8 पहर होते हैं और उन 8 पहरों के अलग अलग नाम है, ये वो काल है, ये उनमें से तीसरे पहर का नाम है। मैम अच्छा, तो अब मैं ए वाला, देखूंगी बी मैम और ऑप्शन केवल सी भी सही तो है। सही नहीं, है। अभी सी मैं सही है, देखूंगी, सी सही है मैम। मुझे ई सही लग रहा था ना सबसे पहले, तो यस सही मैम। में ही चेक करना है, तो ई में एक ये सही है और एक ये सही है, बाकी तो ई है नहीं, है ना। तो अब ई तो मैं चेक कर चुकी, अब मुझे क्या देखना है, ए बी और डी सी में से, ए बी या डी सी में से कोई भी मुझे एक क्लिक हो गया अगर, तो मैं सही उत्तर पे पहुंच जाऊंगी। बी सी। मेरे को सही लग रहा मैम है, ऑप्शन सी मैम। तो सी, ये मैं ऑप्शन सी बी सही पे है भी, मैम। तो ए का पता हो या ना पता हो तो मैं ए को क्लिक कर दूं, इसको क्लिक यस कर मैम। दूं। अब इन सबके ठीक है। मतलब बता देती हूँ। जिस पर आक्रमण कभी किया ही नहीं गया वो अनाक्रांत है। दोपहर के बाद का समय जो है, हमारे जो 24 घंटे हैं उसमें 8 प्रहर या पहर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, होते हैं। कहाँ हर पहर जो है उसमें 3 घंटे का समय होता है, ठीक है जी। अब 8 पहर में से 4 पहर दिन के टाइम आते हैं और 4 पहर रात के टाइम आते हैं। अब हम 4 पहर कौन कौन से हैं जो दिन के टाइम आते हैं? सबसे पहले जब सूरज उगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वान्न। ये मैंने आप सभी के लिए ढूंढा और इसी के साथ साथ मुझे भी नॉलेज हो गई। ये पहला पहर है दिन का, पहला पहर मतलब सूर्योदय, ठीक है। दूसरा पहर 3 यस मैम। घंटे बाद, सूरज उगने के 3 घंटे बाद आ जाएगी दोपहर, 12 बज जाएगी। तो इसके बाद आता है मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब दोपहर। दोपहर की क्या सिग्निफिकेंस होती है? सूरज जो है ना हमारे सर पे होता है, बिल्कुल बहुत गर्मी होती है, गर्मी बढ़ चुकी होती है। जब सूरज थोड़ा सा ढल जाता है, यानी ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास, दोपहर के बाद का समय, यस इज, ये वाला ऑप्शन आएगा अपराह्न।
और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सायकाल। सायकाल का तो मतलब हम सभी को पता ही है, शाम। ये दोपहर से पहले का समय, ये दोपहर के बाद का समय, 4 बजे टी टाइम जिसे हम बोलते हैं, और सायकाल जब सूरज ढल रहा होता है और अंधेरा फैलने लगता है। एक दिन में 8 प्रहर, हर प्रहर 3 घंटे का। ठीक है जी। थैंक तो यू मैम ये दोपहर बताने के, के लिए। थैंक यू आप सबका, आपके क्वेश्चन पेपर के कारण मुझे भी पता चल गया कुछ नई जानकारी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न जी। ये हो गया हमारा, जिसे आगे हम पढ़ते हैं, जो कभी नहीं मरता, अनवरत। तो अनवरत तो ये नहीं होता डेफिनेटली। अनवरत तो होता है जो बिना रुके, जो यात्रा हमारी चलती चली जाती है, कहते हैं ना अनवरत चलता रहा, मतलब बिना रुके, बिना विश्राम किए। तो जो कभी नहीं मरता उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इजी, अमर। अजर अमर यही बोलते हैं ना। अमर मीन्स जो कभी नहीं मरता। अविनाशी। तो इस पर, वेरी गुड, तो इस पर भी हम श्योर हो गए कि सी जो है वो गलत है। तो जहां पर भी सी ऑप्शन नहीं दिखेगा वही सही होगा। अगेन हम सी पर पहुंच गए। ठीक है, मूव टू यस नेक्स्ट। मैम। अगला प्रश्न क्या है? मुहावरे और सही अर्थ चयन कीजिए। बताइए प्लीज। मैम ऑप्शन डी सही है। सही अर्थ बताना है, अच्छा देखते हैं। एक एक की 10-10 बनाना तो बिल्कुल गलत है, 100%। एक एक की 10-10 बनाने का तो मतलब ये होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के मसाला लगाकर बताना, कि सिर्फ बड़े भैया ने धीरे से यूं किया और छोटा भैया ने एक एक की 10-10 बना दी। माँ को जाकर बोला, भैया ने मुझे पहले उल्टा किया, चांटे मारे, घूंसे मारे, लात मारी, अब्यूज वर्ड भी बोले और मुझे धमकाया कि माँ को मत बताना। तो छोटे भाई ने क्या कर दी? एक एक की 10-10 बना दी। तो ये बहुत परिश्रम करना गलत है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। नंबर 2, अगस्त्य का समुद्र पान असंभव कार्य करना, ये भी मैंने सुना है, अमरबेल भी सुना है। अगस्त्य एक ऋषि थे जिन्होंने समुद्र को पी लिया था एक बार, ऐसी कहानी हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो उन्होंने समुद्र को पी लिया, और वैसे अगर हम बात करें तो ये तो असंभव कार्य है, और उन्होंने असंभव कार्य को भी कर दिया था, तो ये करेक्ट है। अमर बेल बनना, एक ऐसी बेल होती है जिसे अमर बेल कहा जाता है, जो दीवार पर चिपक जाती है, और जब सीजन चला गया, उसके पत्ते झड़ गए, स्टिल वो चिपकी हुई है, और जब अगेन उसका मौसम आया तो दोबारा से वो हरी हो गई। हर साल उसे उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अमर बेल कहा जाता है। दृढ़ता पूर्वक वो चिपक जाती है, जिस दीवार पर चिपक ही जाती है, आप खींचते रहो टाइटली, वो अपनी ग्रिप इतनी मजबूत कर लेती है। तो ये भी सही है। इनके बेसिस पर हम जरा देखने की कोशिश करेंगे। सी डी सही है, तो सी और डी मुझे सही कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। डी मैम, डी। डी। और ए मुझे गलत दिख रहा है, तो इसमें ए भी नहीं है। तो यस, तो मैं इस निष्कर्ष पे, ये देखिए मुझे इन सबका उत्तर पता है, लेकिन ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करके कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ईमान को बगल में दबाना इज नॉट झंझट पाल लेना। गलत। ईमान को बगल में दबा लेना मतलब बेईमानी करना, उसमें बेईमानी करना, झंझट पाल लेना इसका अर्थ नहीं है। अगला है अरण्य रोदन, ऐसा कथन जिस अपना पर रोना। कोई ध्यान ना दे। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब बेफजूल में कोई बोलता रहता है, भिखारिन अरण्य रोदन करती रही, और सेठ अपना रोना रोते रहते हैं मैम। अपना रोना रोते रहे, और सामने वाले पे कोई असर ही नहीं पड़ा, इसका मतलब ये होता है। और ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे अब हम पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिए हैं, बस आज यहीं तक करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो आप सभी खुद से ट्राई करेंगे। ग्रुप में मैं भेज चुकी हूँ, अगर उन 3-4 क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें
उन्हें देखेंगे। ठीक है जी, यस थैंक यू मैम। ओके मैम, ठीक थैंक है यू। जी, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय। मैम। बाय बाय।